गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। इससे प्रीवियस जो लेक्चर हमने किया था उसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से L और S कंबाइन होते हैं टू गिव कैपिटल J। ये माइक्रो स्टेट्स हैं एक D2 कॉन्फ़िगरेशन की। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी P2 आयन के लिए हमने डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स माइक्रो स्टेट्स डिटेल में कैलकुलेट करके देखी थी। ये D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हमारे पास एनर्जी स्टेट्स निकल के आती हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो D2 आयन है ये फर्दर स्प्लिट होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लिसिटी के बिहाफ पर करते हैं तो आप देखते हैं पहले एक हमारे को जो हाईएस्ट स्टेबिलिटी की स्टेट है दैट इज़ ट्रिपलेट, फिर ये सिंगलेट में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रिपलेट स्टेट फिर अपनी जो L स्टेट्स है उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड होती है F, D, P एंड G स्टेट के अंदर। फिर LS कपलिंग की वजह से ये स्टेट्स फिर से डिवाइड होती हैं डिफरेंट J वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। और कौन सी J वैल्यू स्टेबल होगी इसके लिए हमने होम्स रूल के अकॉर्डिंग देखा था। तो यहाँ पे चूँकि D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो L-S वाली स्टेट जो होगी J स्टेट जो होगी वो हमारी सबसे ग्राउंड स्टेट होगी, लोअर एनर्जी की होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी F2, F3 एंड F4 ये सीक्वेंस के अंदर हमारे को एनर्जी स्टेट्स मिलती हैं। The energy difference between adjacent states of J values J prime and J prime plus 1, सपोज दो एनर्जी स्टेट्स हैं, लोअर एनर्जी की J प्राइम है एंड J प्राइम प्लस 1 उससे हायर एनर्जी की स्टेट है। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज J प्राइम प्लस 1 लैम्डा, इट इज़ इक्वल टू दिस। यहाँ पे लैम्डा जो है वो एक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट है, यानी कि कितनी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग उनके बीच में होगी, इंटरेक्शन होगी, उसके अकॉर्डिंग ये J वैल्यूज़ का डिफरेंस हमें मिलेगा। सो ये डिफरेंस कितना आएगा ये डिपेंड करेगा लैम्डा के ऊपर, दैट इज़ आवर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट। For the D2 configuration, for example, the 3f state in an octahedral field is split into states 3f2, 3f3 and 3f4. I mean triplet f2, triplet f3 and triplet f4. The energy differences between successive pairs being 3 lambda and 4 lambda. अगर हम ये J prime plus 1 lambda के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में अगर हम J की वैल्यू पुट करके लैम्डा निकालते हैं तो सक्सेसिव J वैल्यूज़ का डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू जो स्प्लिटिंग हो रही है J वैल्यूज़ के अंदर जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। In a magnetic field, these states having differently J values are each split again to give 2J plus 1 different levels separated by Gj mu b B0, where Gj is a constant called the Lande splitting factor for the system. देखिए ये जो हमने J की बात की, डिफरेंट J वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब जब हम हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन या एटम को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन जब हमारा जो मेटल का मैग्नेटिक फील्ड है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो B0 हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है B0 उससे वो इंटरेक्ट करता है और उसकी वजह से ये जो हमारे को J स्टेट्स मिली थी ये फर्दर स्प्लिट होती हैं। कितनी उसमें स्प्लिट होंगी 2J प्लस 1 नंबर के अकॉर्डिंग ये स्प्लिट होती है। तो J की जो भी वैल्यू होगी उस अकॉर्डिंग हमारे को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में 2J प्लस 1 नई एनर्जी स्टेट्स मिलेंगी जिसके अंदर ये स्प्लिट होगी। और इन एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होगा वो होगा Gj म्यू बी B0। ठीक है, तो यहाँ पे जो Gj है स्मॉल Gj आप जो देख रहे हैं ये कहलाता है लांडे स्प्लिटिंग फैक्टर। B0 हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ विद द वेरी स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन दीज लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न। आप डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके अंदर आप देखते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है उनमें ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट J लेवल्स हमारे को मिल के आए हैं इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो वो आता है हमारा ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की कैटेगरी के अंदर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो वो आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी इन J लेवल्स से डील करती है।
एक बार फिर से नज़र डालेंगे इस डायग्राम के ऊपर, आप देख रहे हैं 2J, हर एक लेवल जो है वो 2J+1 लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो रहा है। एनर्जी डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया था लांदे स्प्लिटिंग फैक्टर GJ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उस अकॉर्डिंग ये स्प्लिट होगा। टेम्परेचर इफेक्ट, the value of lambda varies from a fraction of a centimeter inverse for the very lightest atom to a few thousand centimeter inverse for the heaviest atoms। जो लैम्डा की वैल्यू है, वो लैम्डा की वैल्यू किसके ऊपर, जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज होती है। लाइट एलिमेंट्स के लिए ये वैल्यू बहुत कम है एंड हैवी एलिमेंट्स के लिए इसकी वैल्यू थाउजेंड्स में चली जाती है। Obviously, the extent to which states of different J values are populated at the ordinary temperature depends upon how large their separation is compared with the thermal energy available KT। एक थर्मल एनर्जी होती है जो कि रूम टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जो कि KT होती है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट और K एंड T का कॉम्बिनेशन, उसकी वो हमारी थर्मल एनर्जी है। उस थर्मल एनर्जी एटम्स के पास कितनी है और इन एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है, हमने बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है कि थर्मल एनर्जी के अंदर जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है वो बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो उस अकॉर्डिंग इन एनर्जी लेवल्स की पॉपुलेशन डिपेंड करेगी कि उस टेम्परेचर के ऊपर, सपोज हमने अगर ज़्यादा एनर्जी मतलब रूम टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है और जो हमारे एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हुए हैं J लेवल्स, उनका डिफरेंस बहुत कम है, तो इन दैट केस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सारे एनर्जी लेवल्स इक्वली पॉपुलेटेड होंगे और हमारे को वो एक ही एनर्जी स्टेट की तरह दिखेंगे। लेकिन अगर J वैल्यूज़ हमारी ज़्यादा है, स्प्लिटिंग उनके बीच में ज़्यादा है, तो इन दैट केस क्या होगा कि ये डिपेंड करेगा बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग कि कौन सा एनर्जी लेवल जो होगा वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा और मैक्सिमम ट्रांजिशन उसी लेवल से हमें मिलेगा। So clearly, if we are able to interpret magnetic properties of transition metal complexes, experimental results, we must consider both the splitting and the Boltzmann distribution over them। मतलब हमें ये डिस्कस कर मतलब जानना पड़ेगा कि एनर्जी लेवल्स के बीच में स्प्लिटिंग कितनी हो रही है और बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग उनकी पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा होगी। तो इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। It can be shown theoretically that if the separation of the energy levels is large, the magnetic moment should be given by mu is equals to Gj under root J+1। अगर J वैल्यूज के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, J प्राइम एंड J'+1, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये होगा mu is equals to Gj under root J+1। यहाँ पे Gj जो कि लांदेज स्प्लिटिंग फैक्टर है, इट इज इक्वल टू 1 + SS+1 माइनस LL+1 + JJ+1 अपॉन 2JJ+1। यानी कि आप देख रहे हैं इस लांदेज स्प्लिटिंग फैक्टर के अंदर स्पिन मोमेंट है, ऑर्बिटल मोमेंट है एंड इन दोनों की कपलिंग से बना हुआ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। तो इन तीनों फैक्टर्स को इन्वॉल्व करने पे हमें लांदेज स्प्लिटिंग फैक्टर मिल रहा है एंड इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी वो ये होगी mu is equals to Gj under root Jj+1। दिस फॉर्मूला गिव्स वैल्यूज फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द लैंथेनाइट आयंस फॉर विच लैम्डा इज यूजुअली अबाउट 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। लैम्डा की वैल्यू यानी कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई है, उस वक्त ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया, ये जब स्पिन मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उस वक्त ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ आ रही है, हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होती है, दोज आर इन गुड एग्रीमेंट विथ और कैलकुलेटेड वैल्यूज़। But for ions of the metals of the first transition series, the agreement between calculated and observed values is very poor। जो हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं उनके लिए ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन अपना अलग काम करता है एंड स्पिन कंट्रीब्यूशन अपना अलग काम करता है एंड देन वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। For many of these ions, lambda is very small and the spin and orbital angular momentum of the electrons operate independently। ये
फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑनली, जब अगर हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि स्पिन ऑनली के लिए L की वैल्यू 0 हो जाएगी, इन दैट केस J विल बी इक्वल टू S एंड GJ विल बी इक्वल टू 2। एंड फॉर ऑर्बिटल मोशन ऑनली, जब केवल ऑर्बिटल मोशन होगा S की वैल्यू 0 होगी, उस वक्त J विल बी इक्वल टू L एंड GJ विल बी इक्वल टू 1। Then mu is given by mu is equals to under root 4s s plus 1 plus l plus 1, which if there is no contribution from orbital motion reduces to the spin only formula। अगर इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, L का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये स्पिन ओनली फार्मूला में कन्वर्ट होएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4s s प्लस 1। तो इस तरीके से ये चीज़ जो हमने स्पिन ओनली फार्मूला पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नॉर्मली हमें नहीं मिलता है, केवल स्पिन कंट्रीब्यूशन होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्विंच हो जाता है, वहाँ पे हमारे को स्पिन ओनली फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। और इस फार्मूले से जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की है वो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज से मैच करती है। बट कुछ केसेस में हमारे को ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मिलता है, हम अभी डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में हमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मिलता है। टाइम टू थिंक, आर वी एबल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल आयंस? सोचिएगा, क्या हमने सारे फैक्टर्स उनके समझ लिए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स उनके मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो इनको एक बार रिकॉल कीजिएगा और ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या हम ट्रांजिशन फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल आयंस के मैग्नेटिक मोमेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।